ठीक है, तो चलिए आज की इस गहन पड़ताल को शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक दुल्हन जिसकी अगले दिन शादी होने वाली है हम्म। और उसका शव एक बरगद के पेड़ पर लटकता हुआ मिलता है। लेकिन अ, सबसे खौफनाक बात यह नहीं है कि वो मर चुकी है। बिल्कुल। सबसे डरावनी बात यह है कि इसके मृत चेहरे पर एक साफ और बहुत ही रहस्यमय मुस्कान है। आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं, गले में एक रेशमी दुपट्टा है। और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो मौत के उस भयानक सच से बिल्कुल मेल नहीं खाती। मतलब कोई फंदे पे लटके और मुस्कुराए, ये कैसे संभव है? वही तो। और ये कहानी सिर्फ एक शव तक सीमित नहीं रहती है। हमारे स्रोतों के अनुसार उसी हवेली के आंगन में एक सूखा हुआ तुलसी का पौधा है। हाँ, वो तुलसी का पौधा। देखिए, हिंदू मान्यताओं में तुलसी पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन वो पौधा उस जगह पर पूरी तरह से सूख चुका है। मानो किसी बहुत गहरे पाप ने उस जगह की आत्मा या कहे कि वहां की जीवन शक्ति को ही सोख लिया हो। बाप रे, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक डरावना दृश्य नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि वहां कुछ ऐसा घटा है जिसने प्रकृति के नियमों को ही तोड़ दिया। एकदम सही। और इसीलिए ये चर्चा इतनी अहम है। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बसे एक छोटे से गांव भटोली की, और वहां की एक ऐसी हवेली की जिसे आज भी कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। और उसी हवेली के ठीक पीछे वो पुराना बरगद का पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर कभी कोई चिड़िया नहीं बैठती। मतलब कभी नहीं। अजीब है ना? आज की इस गहन पड़ताल का उद्देश्य केवल एक भूतिया कहानी सुनाना नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं, जो स्थानीय विवरण है, हम उनके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अनसुलझा पारिवारिक रहस्य और पीढ़ियों से चला आ रहा डर एक भयानक किंवदंती बन जाता है। अक्सर ना लोग ऐसी कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो ये लोक कथाएं उस समय के समाज और सत्ता की गतिशीलता का एक बहुत ही सटीक दस्तावेज होती हैं। सही बात है, कोई हवेली रातों रात खौफ का स्मारक तो बनती नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसके पीछे हमेशा एक ऐसा सच होता है जिसे दबाने की बहुत कोशिश की गई हो। तो चलिए इस सच की जड़ों तक पहुंचने के लिए समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। बात है साल 1978 की। भटौली गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली जमींदार थे ठाकुर बबुआ सिंह। बबुआ सिंह। स्रोत बताते हैं कि उनकी एक बेटी थी राधिका। वो बेहद खूबसूरत थी। मतलब उसकी आंखों की तुलना काली कमलिनी से की गई है। गांव के ही एक युवक रघुवीर से उसकी शादी तय थी। सब कुछ एक आम और खुशहाल शादी की तरह ही लग रहा था। हाँ, लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले राधिका रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। अब देखिए, एक जमींदार के घर से, वो भी 1978 के ग्रामीण परिवेश में, शादी से एक रात पहले दुल्हन का गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल, उस समय तो जमींदार का मतलब ही कुछ और होता था। एकदम। उस दौर में जमींदार केवल एक अमीर आदमी नहीं होता था, वो पूरे गांव का कानून होता था। उसकी सत्ता को चुनौती देना लगभग असंभव था। तो ऐसे घर से किसी का गायब होना क्या दर्शाता है? यही कि खतरा शायद बाहर से था ही नहीं, खतरा उस हवेली के अंदर से ही था। ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। और ये बात तब और पुख्ता हो जाती है जब 3 दिन बाद राधिका का शव मिलता है उसी बरगद के पेड़ पर। गले में वही रेशम का दुपट्टा। हाँ, खुली आंखें और वो अजीब सी मुस्कान। मतलब गले में फंदा लगने पर इंसान तड़पता है ना, चेहरे पर पीड़ा होनी चाहिए। साधारण तौर पर तो यही होता है। तो ऐसे में एक मृत चेहरे पर मुस्कान कैसे आ सकती है? ये विवरण मुझे सच में बहुत बेचैन कर रहा है। क्या ये कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया हो सकती है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? देखिए, अगर विज्ञान के नजरिए से सोचें तो मौत के बाद चेहरे की मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, जिससे एक विकृत मुस्कान जैसा आकार बन सकता है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, होता है। लेकिन अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक या कहें कि आपराधिक नजरिए से विश्लेषित करें तो एक दूसरी ही तस्वीर सामने आती है। वो कैसे? वो मुस्कान एक संदेश हो सकती है। शायद मौत से ठीक पहले राधिका को किसी ऐसे सच का पता चल गया था जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया हो। या फिर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर शव को वैसे पेश किया हो। बिल्कुल। हत्यारे द्वारा शव को एक खास तरीके से पेश करने की कोशिश
ताकि मौत को रहस्यमयी बनाया जा सके। और वो रेशमी दुपट्टा भी ध्यान देने लायक है, वो कोई साधारण रस्सी नहीं थी। हाँ, दुपट्टे से फांसी लगाना थोड़ा अजीब तो है। ये दर्शाता है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत व्यक्तिगत और घरेलू था। लेकिन इन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तो उसके पिता की प्रतिक्रिया है। जब ठाकुर बबुआ सिंह को बताया गया कि उनकी बेटी पेड़ पर लटकी हुई है, तो जानते हैं उनका बयान क्या था? क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, मेरी बेटी नहीं मरी, वो रूठ गई है। मतलब उन्होंने सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। अरे बाप रे! ये किसी साइकोलॉजिकल टाइम फ्रीज या मनोवैज्ञानिक ठहराव जैसा लगता है, जैसे किसी ने एक दर्दनाक फिल्म को सबसे भयानक दृश्य पर रोक दिया हो। ये मनोविज्ञान में एक बहुत ही जानी मानी प्रतिक्रिया है। अच्छा। हाँ, जब कोई इंसान किसी बहुत बड़े आघात या अपराध बोध का सामना करता है ना, तो उसका दिमाग सच्चाई को पूरी तरह से नकार देता है। इसे एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र कह सकते हैं। पिता ने सच नहीं स्वीकारा और हवेली का वजूद उसी रात के उस एक पल में हमेशा के लिए अटक गया। लेकिन एक और बात है, उसी रात बबुआ सिंह की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है। ये सबसे अहम बात है। एक शक्तिशाली जमींदार की अचानक मौत, और वो भी बिना किसी पुलिस जांच के। यही तो सबसे बड़ा सवाल है मेरा। कोई पुलिस नहीं, किसी जांच का कोई दस्तावेज नहीं, इतनी बड़ी दो मौतें हो गईं और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। ये कैसे संभव है? यहीं पर आकर समाजशास्त्र और लोक कथाएं आपस में जुड़ जाती हैं। 1978 के उस सामंती ढांचे में एक जमींदार के घर के अंदर क्या हो रहा है, ये जानने की हिम्मत ना तो गांव वालों में थी और ना ही प्रशासन में। मतलब सबने आंखें मूंद ली। बिल्कुल। जब सत्ता अचानक गिरती है और न्याय व्यवस्था जानबूझकर खामोश रहती है, तो एक गहरा शून्य पैदा होता है। सच को बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। और जब सच को जमीन में गाड़ दिया जाता है, तो वो अफवाहों, डर और किंवदंतियों के रूप में बाहर आता है। एकदम सही। उस गांव वालों की खामोशी ने ही उस हवेली को एक शापित जगह में बदल दिया। और ये शाप एक बहुत ही विशिष्ट लोक कथा बन गया। सालों से गांव के बुजुर्ग ये कहानी सुनाते आ रहे हैं कि हर साल वैशाख अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे उस बंद हवेली में सैकड़ों मिट्टी के दिए जलने लगते हैं। सैकड़ों दिए? हाँ, किसी के घूंघट के सड़कने की आवाज आती है और एक बेटी के धीमे धीमे रोने की आहट गूंजती है। ये विवरण ना बहुत ही प्रतीकात्मक है। अब देखिए, मिट्टी के दिए हमेशा पूजा या शुभ कार्य में जलाए जाते हैं। सही बात है। एक प्रेतात्मक हवेली में उनका जलना उस अधूरे शादी का प्रतीक है। वो घूंघट की आवाज और रोना, ये सब गांव के सामूहिक अवचेतन में बहुत गहरे तक बैठ चुका है। तो मतलब लोग वही सुनते और देखते हैं जो वे पीढ़ियों से महसूस करते आ रहे हैं। हाँ, एक अधूरापन और एक गहरा अन्याय जो कभी सुलझा नहीं। लेकिन देखिए, खामोशी और डर को हमेशा चुनौती देने वाले मिल ही जाते हैं। अब हम सीधे पिछले साल यानी 2023 के एक घटना पर आते हैं। अच्छा, वो 4 लड़कों वाली घटना। हाँ, गांव के 4 नौजवान पिंटू, मुन्ना, सोनू और चंदन, इन्होंने तय किया कि वो उसी वैशाख अमावस्या की रात को हवेली के अंदर बिताएंगे। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी थी। और आपको पता है वे अपने साथ क्या लेकर गए? ताश के पत्ते, बीड़ी और सिर्फ एक टॉर्च। बस इतना ही? हाँ, अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हर हॉरर कहानी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खतरे को मजाक समझते हैं। ताश और बीड़ी लेकर एक शापित हवेली में जाना अति आत्मविश्वास का क्लासिक उदाहरण है। लेकिन मुझे ये समझना है कि जब पूरा गांव उस हवेली से कांपता है, तो वे ताश और बीड़ी लेकर वहां क्यों गए? क्या उनका ये कदम हवेली की सोई हुई ऊर्जा को जगाने का ट्रिगर बन गया? देखिए, इसे केवल मूर्खता या अति आत्मविश्वास नहीं कहा जा सकता। मनोविज्ञान इसे खतरे से निपटने का एक तरीका मानता है। मतलब कोपिंग मैकेनिज्म। बिल्कुल। जब इंसान किसी बहुत गहरी दहशत का सामना करने जाता है, तो वो ऐसी चीजों का सहारा लेता है जो उसे सामान्य होने का एहसास दिलाएं। ताश खेलना और बीड़ी पीना उनकी रोजमर्रा की आदतें थीं। तो वे निडर नहीं थे। वे अपने साथ ये सामान इसलिए नहीं ले गए क्योंकि वे निडर थे, बल्कि वे इसलिए ले गए ताकि वे उस भयानक सन्नाटे में अपना ध्यान भटका सकें। उनका दिमाग पहले से ही अत्यधिक सतर्कता की स्थिति में था, जिसे हाइपर अराउजल कहते हैं। हाँ, उनका तंत्रिका तंत्र किसी भी छोटी सी हलचल पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार था। और ये अत्यधिक सतर्कता स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। रात के 11:30 बजे थे, हवेली में भयानक सन्नाटा था। तभी चंदन अचानक चिल्लाता है। उसे सीढ़ियों पर एक छोटी सी कनखजूरी घूमती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद जानते क्या हुआ?
वे चारों लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये तनाव से पहले की खामोशी थी। मुझे बहुत अजीब लगा। एक तो डरी हुई अवस्था, ऊपर से एक कीड़े को देखकर इस तरह की बेकाबू हंसी। दरअसल ये बेकाबू हंसी उनके अंदर के भयानक तनाव के बाहर निकलने का रास्ता थी। अच्छा। जब इंसान बहुत ज्यादा डरावा होता है और अचानक उसे पता चलता है कि खतरे का कारण केवल एक मामूली कीड़ा है, तो शरीर से तनाव एक झटके में हंसी के रूप में बाहर आ जाता है। समझ गया। लेकिन उनका दिमाग उस वातावरण की ऊर्जा को सोख रहा था। वो अंधेरा, वो घुटन और बचपन से सुनी हुई डरावनी कहानियां, ये सब मिलकर उनके दिमाग में एक भ्रम का जाल बुन रहे थे। और फिर बजते हैं रात के 12। ठीक 12 बजे पूरी हवेली कांप उठती है। पिंटू अपनी टॉर्च जलाता है और सामने जो दृश्य था ना, वो तर्क की सारी सीमाओं को चकनाचूर कर देता है। हवेली के बीचों बीच एक कुआं प्रकट हो जाता है। एक कुआं हवेली के अंदर। हाँ। एक ऐसा कुआं जो वहां कभी था ही नहीं। और उस कुएं के अंदर से लंबी पतली सफेद साड़ी पहने हुए उंगलियां बाहर निकल रही थीं। अरे बाप रे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि हर हाथ में 6-6 उंगलियां थीं। अब यहां मुझे रोकिए। एक कनखजूरी देखकर डरना तो समझ आता है, लेकिन एक पूरा कुआं देखना, ये वाकई हैरान करने वाला है। जो कुआं भौतिक रूप से वहां मौजूद ही नहीं है, वो एक साथ 4 लोगों को कैसे दिख सकता है? देखिए, ये इस पूरे मामले का सबसे जटिल और वैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। आप इसे कैसे समझाएंगी? जब कई लोग एक साथ अत्यधिक डर और तनाव की स्थिति में होते हैं और वे एक ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब उन्होंने बचपन से एक ही डरावनी कहानी सुनी होती है, तो एक बहुत ही दुर्लभ मनोवैज्ञानिक घटना हो सकती है। सामूहिक दृष्टिभ्रम या मास हेलुसिनेशन। बिल्कुल। दिमाग हमेशा खाली जगहों को उन चीजों से भरने की कोशिश करता है जिनकी वो उम्मीद कर रहा होता है। उस हवेली के अंधेरे में उनका अत्यधिक उत्तेजित दिमाग उन्हें वही दिखा रहा था जो उनके अवचेतन में गहरे तक दबा हुआ था। लेकिन 6 उंगलियों का विवरण बहुत ही सटीक है। मतलब मुन्ना तुरंत पहचान जाता है कि ये राधिका की बहन संतोषी है, जिसकी बचपन में ही मौत हो गई थी। अच्छा, संतोषी। हाँ, उसके हाथों में जन्म से ही 6 उंगलियां थीं। और फिर अगले ही पल राधिका खुद उस कुएं के ऊपर हवा में तैरती हुई नजर आती है। हवा में तैरते हुए? हाँ, और उसका चेहरा आधा हिस्सा बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल वैसा ही जैसी उसकी चर्चा होती थी, और आधा हिस्सा पूरी तरह से गल चुका था। उसकी एक आंख से लगातार खून टपक रहा था। आधा सुंदर और आधा गला हुआ चेहरा। ये उस रात के दो पहलुओं को बड़ी क्रूरता से दर्शाता है। कैसे? एक तरफ वो सुंदर राधिका जिसकी शादी होने वाली थी, और दूसरी तरफ वो भयानक मौत जिसने उसे निगल लिया। ये उस जमींदार परिवार के दोहरे चेहरे का भी प्रतीक है। बहुत खूब। मतलब बाहर से सम्मान और अंदर से सड़न। बिल्कुल। बाहर से सब कुछ कितना भव्य और सम्मानजनक दिखता था, लेकिन अंदर से वो परिवार कितना सड़ा हुआ और खौफनाक था। ये रूप उसी सच्चाई का दर्पण है। और संतोषी का वहां होना ये साबित करता है कि ये मामला सिर्फ एक लड़की की मौत का नहीं है। तो ये पूरा जेनरेशनल ट्रॉमा है। हाँ, हवेली की दीवारों में पूरे परिवार का दर्द और एक के बाद एक हुई अस्वाभाविक मौतों का आघात बसा हुआ है। यहाँ एक बात है जो किसी भी आम भूतिया कहानी से बिल्कुल अलग है। राधिका एक दुल्हन के रूप में उनके सामने है, लेकिन जब वो बोलती है तो उसकी आवाज किसी लड़की की नहीं है। आवाज लड़की की नहीं है तो कैसी थी? उसकी आवाज एक पुरुष जैसी है, बहुत गहरी और कर्कश, और वो सिर्फ एक सवाल पूछती है, बबुआ कहाँ है? बाप रे! ये मुझे बहुत हैरान कर रहा है। एक मृत दुल्हन के मुंह से एक भारी पुरुष की आवाज क्यों निकलेगी? क्या ये उस व्यक्ति की आत्मा हो सकती है जिसने उसे मारा, या ये पितृसत्तात्मक क्रोध का प्रतीक है? पुरुषार्थ वाली ऊर्जा के साथ दिखाया जाता है। वो पुरुष की आवाज उस पितृसत्तात्मक सत्ता का प्रतीक है जिसने राधिका और शायद उसकी बहन दोनों के जीवन को खत्म किया। बबुआ कहाँ है? मतलब वो अपने पिता को ढूंढ रही है। हाँ, ये पूछना ये दर्शाता है कि राधिका की आत्मा आज भी उस पुरुष सत्ता से हिसाब मांग रही है। ये बहुत भयानक है। तो जब ये 4 नौजवान इस खौफनाक ऊर्जा का सामना करते हैं तो उनकी क्या हालत होती है? वो भागने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक है। लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। ऐसा लगता है जैसे हवेली उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती। सोनू किसी तरह खिड़की तोड़ता है, लेकिन जब वो बाहर का दृश्य देखते हैं तो वो हवेली के अंदर से भी ज्यादा खौफनाक था। बाहर क्या था? हवेली के बाहर के मैदान में हजारों मिट्टी के दिए जल रहे थे, और उन दियों के बीचों बीच एक बहुत बड़ी चिता जल रही थी।
चिता। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, उस चिता पर उन चारों लड़कों के नाम स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे। हे भगवान, चिता पर अपने ही नाम देखना, ये तो इंसान के मनोवैज्ञानिक पतन की चरम सीमा है। बिल्कुल। ये वो पल है जब दिमाग वास्तविकता और भ्रम के बीच का सारा फर्क भूल जाता है। चिता ये संदेश दे रही थी कि जिस खतरे को वे ताश और बीड़ी के साथ एक मजाक समझकर चुनौती देने आए थे, उस खतरे ने अब उन्हें अपनी चपेट में ले लिया है। शरीर लकवाग्रस्त हो गया होगा उनका। हाँ, अत्यधिक डर की स्थिति में शरीर काम करना ही बंद कर देता है। अब बिल्कुल यही हुआ। अगली सुबह जब गांव वालों ने उन्हें ढूंढा तो वे चारों हवेली के बाहर मैदान में बेहोश पड़े थे। लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। अब क्या हुआ? पिंटू के हाथ पर किसी ने खून से एक स्पष्ट संदेश लिख दिया था। उस पर लिखा था, बबुआ को बुला लाओ। ये संदेश इस बात की पुष्टि करता है कि जो कुछ भी उस रात हुआ वो केवल उनके दिमाग की उपज नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि शरीर पर भौतिक निशान मौजूद थे। हाँ, ये भौतिक साक्ष्य उन सभी तर्कों को चुनौती देता है जो इसे केवल एक मनोवैज्ञानिक घटना मानते हैं। लेकिन ना मनोवैज्ञानिक तर्क भी पूरी तरह से गले नहीं उतरता, क्योंकि जब पुलिस वहां पहुंचती है और दिन के उजाले में जांच करती है तो उन्हें हवेली के अंदर कोई कुआं नहीं मिलता। तो वहां क्या था? जमीन बिल्कुल समतल थी। जहां लड़कों ने कुआं देखा था वहां सिर्फ एक पुराना, पूरी तरह से सूखा हुआ तुलसी का पौधा था। और पिंटू जिसने वो टॉर्च चलाई थी, वो उस रात के बाद से आधा बहरा हो चुका है। उसकी एक कान से सुनने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगर ये सब दिमाग का खेल था तो उसका आधा बहरा हो जाना कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, पुलिस को कुआं न मिलना ये साबित करता है कि वो कुआं भौतिक दुनिया का हिस्सा था ही नहीं। तो वो क्या था? वह हवेली की स्मृतियों का वहां दबे हुए गहरे आघात का एक रूप था, जो उन लड़कों के अत्यधिक डरे हुए दिमागों को दिखाई दिया। और जहां तक पिंटू के आधे बहरे होने की बात है, ये चिकित्सा विज्ञान में एक जानी मानी स्थिति है। अच्छा। हाँ, अत्यधिक तीव्र आघात या खौफ की स्थिति में शरीर के अंग काम करना बंद कर सकते हैं। इंसान का तंत्रिका तंत्र उस तरह की ऊर्जा को सहन करने के लिए नहीं बना है। तो वो बहरापन उस आवाज का असर था? बिल्कुल, एक कान का बहरा हो जाना उस भयानक पुरुष आवाज और उस रात की चीखों का सीधा भौतिक परिणाम था। बाप रे। आज की तारीख में गांव का कोई भी व्यक्ति उस हवेली के पास अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। और वो बरगद का पेड़, स्थानीय लोग बताते हैं कि अमावस्या की रात को आज भी उस बरगद के पेड़ की डाल पर एक लाल रेशमी दुपट्टा हवा में हिलता हुआ दिखाई देता है। बिना हवा के? हाँ। तब भी जब हवा का एक भी झोंका नहीं चल रहा होता। गांव वालों का दृढ़ विश्वास है कि राधिका अब भी दुल्हन बनने का इंतजार कर रही है। एक आत्मा का इस तरह से एक ही जगह पर अटक जाना उस वादे के टूटने का प्रतीक है जो कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही अलग और खौफनाक तस्वीर उभरती है, जो गांव वालों के विश्वास से अलग है। बिल्कुल अलग। तो मुझे ये तस्वीर समझनी है। अगर वो दुल्हन बनने का इंतजार नहीं कर रही है तो वो वहां क्या कर रही है? जरा इस पर गौर कीजिए। पिंटू के हाथ पर लिखा खून से संदेश, बबुआ को बुला लाओ, और राधिका के मुंह से निकलने वाली वो भारी पुरुष जैसी कर्कश आवाज, बबुआ कहाँ है? हाँ, ये तो है। ये एक ऐसी दुल्हन की पुकार बिल्कुल नहीं है जो अपनी शादी का इंतजार कर रही हो। ये एक हिसाब मांगने वाली आत्मा की चीख है। हिसाब मांगने वाली? क्या ये संभव नहीं है कि ठाकुर बबुआ सिंह ने अपनी इज्जत बचाने के लिए या परिवार के किसी ऐसे गहरे काले राज को छिपाने के लिए, जो राधिका को पता चल गया था, अपनी ही बेटी की बलि दे दी हो? अरे बाप रे, एक पिता अपनी ही बेटी का कातिल! और वो रहस्यमयी मुस्कान, बिल्कुल वो मुस्कान शायद उसी धोखे का परिणाम थी। मौत के ठीक पहले राधिका को यह एहसास हो गया था कि उसका अपना पिता ही उसका हत्यारा है, और वो मुस्कान उस विश्वासघात पर एक क्रूर व्यंग्य थी। यह बहुत डरावना विचार है। और सबसे बड़ा सुराग वो सूखा हुआ तुलसी का पौधा है। हाँ, हिंदू संस्कृति में तुलसी पवित्रता का प्रतीक है। हाँ, और जिस जगह लड़कों को कुआं दिखा था, जहां से वो खौफनाक रूप बाहर आया था, वहीं वो सूखा हुआ तुलसी का पौधा मिला। तो इसका क्या अर्थ निकालें? इसका सीधा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि उस हवेली की पवित्रता उसी रात हमेशा के लिए सूख गई थी,
जब एक पिता ने अपनी ही बेटी के खून से अपने हाथ रंगे थे। वो कृत्य इतना अपवित्र और भयानक था कि उसने वहां की मिट्टी, वहां की हवा और यहां तक कि समय को भी हमेशा के लिए दूषित कर दिया। वो हवेली अब ईंट और पत्थर की इमारत नहीं रही। वो एक पिता के पाप और एक बेटी के कभी ना खत्म होने वाले क्रोध का जीता जागता स्वरूप बन गई है। एक जमींदार पिता का अपनी झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी की जान लेना और फिर पीढ़ियों तक उस घर का एक खौफनाक स्मारक बन जाना, ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सत्ता, एक क्रूर व्यवस्था और कभी ना मिटने वाले अपराध बोध का एक ऐसा दस्तावेज है जो समय की परतों में दफन होने से इनकार करता है। सही कहा आपने। अक्सर किसी पुरानी वीरान इमारत को देखकर यह सवाल उठता है कि वहां की खामोशी क्या छुपा रही है। सोचने वाली बात है कि क्या वो हवेली सच में खाली है या वहां आज भी कोई अपने बबुआ के आने का और उस अधूरे हिसाब के पूरे होने का इंतजार कर रहा है। इसी खौफनाक और गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।